हेलो प्यारे बच्चों, आज आपके फिजिक्स का यह नया चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। बट हमारे साथ आप इसे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, हर चीज़ क्लियर होगी, आपको कंसेप्ट भी क्लियर रहेंगे और आपसे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जो आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी चीज़ है प्यारे बच्चों, इसे ऐसे मत समझो कि कोई नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यू नो दिस ऑलरेडी। आपके घर में जो बिजली आ रही है, जिससे आप पंखा चला रहे हो, लाइट जला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, मोटर चला रहे हो, ये सारी की सारी चीजें एक ही एनर्जी सोर्स से चल रही है और वो एनर्जी सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप बिजली कहते हैं। तो हम तो इसे बचपन से यूज करते आ रहे हैं बिजली को, बस अब हम इसे डिटेल में समझेंगे कि बिजली बनी किससे है, पंखा चल क्यों रहा है, ठीक है ना, पंखे के अंदर क्या होता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड टॉपिक्स है। बट इस चैप्टर में हमें बिजली के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि बिजली बनी किससे है, बिजली तारों में कैसे फ्लो करती है, ठीक है। हम बिजली को नापते कैसे हैं, बिजली से हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे कि आपको पता है ना, जैसे कि आपको पता है कि हीटर का यूज करते हैं सर्दियों में, क्या करता है वो, उसमें बिजली पास होती है और उसके अंदर की जो कॉइल्स होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एक हीटिंग रॉड का एलिमेंट है, ठीक है, जो गोल गोल है, और यही तो होता है हीटर के अंदर, जिसमें बिजली पास होती है तो ये ग्लो करता है रेड हॉट और हमें हीट मिलती है। तो बिजली से हम हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो इन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है डिटेल में। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम आपको आइडिया दे देते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको पूरा फोकस करना है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले चीज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस, इन्हीं से बिजली बनती है, अभी के लिए समझो, ठीक है ना, अभी इसी से स्टार्ट होगा। देन हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या चीज होती है भाई, आज ही इस लेक्चर में समझ जाओगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वही जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली कह रहे हैं, क्या चीज है। ओके, और इनके सिंबल है, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से और इलेक्ट्रिक करंट को I से। ओके प्यारे बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। पावर पता है ना, लास्ट ईयर पढ़ा था वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम इलेक्ट्रिसिटी में उसी चीज कंसेप्ट को पढ़ेंगे, पावर। और फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि बिजली जाने पे कितना हीट प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये मेन टॉपिक्स हैं। और जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके जो मेन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड, वो इन पे होंगे, ओम्स लॉ के ऊपर। तो हम ओम्स लॉ में देखेंगे कि क्या लॉ है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। ओके, देन जो सेकंड टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, वो है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके। एंड देन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कि जो रेजिस्टर मशीन होती है, चीज होती है, इसको हम सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं, जो आप जल्दी ही समझोगे तो क्या होता है। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इलेक्ट्रिक चार्जेस टॉपिक को उठाते हैं और इसको पढ़ते हैं क्या चीज है। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो बच्चों, आप सबको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, कि एक एटम है वो तीन चीजों से मिला के बना होता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और उसके अराउंड क्या घूम रहे होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हो कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही क्या है, आपके चार्जेस हैं। क्या? चार्जेस। तो अभी के लिए आपको क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है, क्या, न्यूट्रॉन, वो क्या होता है, न्यूट्रल, ये ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ओके, बेसिक इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए आपको ये बेसिकली समझना पड़ेगा, बेसिकली कि आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट करा होगा कि जो आपके पास स्केल होता है, जब उसे आप बालों से रगड़ के उसके नीचे छोटे छोटे कागज के पीस रखते हो, जैसे कि हमारा स्केल है और उसके नीचे अगर ये कागज के छोटे छोटे पीस रखे और इसमें हमने जब तक रब नहीं कराया तब तक तो कुछ नहीं होता, बट जैसे आप इसे बालों से रब करके लेके आते हो तो ये चीज़ें क्या होती है, इससे चिपकने लगती हैं, हिलने लगती हैं, ठीक है ना, ये सब आपने करा होगा। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जब आपने स्केल को अपने बालों से रब करा तो आपने स्केल को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। क्या? चार्ज। अब कैसे चार्ज कर दिया, चार्जर तो लगाया नहीं हमने फोन का, ठीक है ना। तो चार्ज करने का बच्चों यहाँ पे मतलब ये होता है कि जब तक किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तब तक वो बॉडी कहलाती है अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड और न्यूट्रल। तो मान लेते हैं असम्पशन के लिए यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन थे इस स्केल के अंदर पहले से, ठीक है।
तो पूरी बॉडी क्या थी, अनचार्ज न्यूट्रल, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। बट क्या होता है जब आप इसे अपने बालों से रब करते हो तो क्या होता है, आपके बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन स्केल में चले जाते हैं, क्या स्केल में, या फिर हो सकता है कुछ स्केल में से आपके बालों में आ जाए। तो चलो मान लेते हैं कि मेरे बाल से स्केल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। तो पहले तो 100 थे, मान लेते 10 इलेक्ट्रॉन रब करते वक्त हीट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से मेरे बालों से इसमें चले गए। तो इसमें अब कितने हो जाएंगे, 110 इलेक्ट्रॉन। 100 तो पहले से ही थे, अब 10 एक्स्ट्रा आ गए। तो कुल मिला के अब जो नेट चार्ज होगा 110 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन, इनमें से 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 100 प्रोटॉन कैंसिल कर देगा, फिर भी आखिर में 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है इसकी वजह से बॉडी क्या कहलाएगी, अब चार्ज। अभी बॉडी अनचार्ज नहीं रही, अभी बॉडी हो गई चार्ज। और होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना बच्चों, ये जो चार्जेस है, अपोजिट चार्जेस, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में एक फोर्स आती है, क्या, इनके बीच में एक फोर्स लगती है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस फोर्स के कारण इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, आपस में चिपकते हैं। सो दैट्स वाई जो ये स्केल है आपका, स्केल से जो ये छोटे छोटे कागज के पीसेस थे ये चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि कागज के पीसेस में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है ना, और इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको अब अपनी तरफ खींच रहा है, इसके प्रोटॉन को कागज के, इसलिए वो कागज चिपकने लगता है। क्लियर बात। एक तो ये एग्जांपल हो गया, इसी तरह एक और एग्जांपल होता है, 2 और, इनको ध्यान से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप किसी ग्लास रॉड को लो, मतलब ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और अगर आप इसको एक सिल्क क्लॉथ से रब कर दो, ये आपका सिल्क क्लॉथ, तो भी आपको यही दिखेगा कि जब आप सिल्क क्लॉथ से इसे रब कर दो ग्लास रॉड को, उसके बाद इसके नीचे कागज के पीस लेके आओगे, तो आप देखोगे कि कागज के पीसेस सिल्क क्लॉथ के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, उसकी साइड। इसका मतलब है कि जब हम सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब करते हैं तो ग्लास रॉड भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, क्या, चार्ज हो जाती है। क्यों, क्योंकि यही चीजें इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, और ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है, क्या, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। क्यों, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो गई, फिर से वही एग्जांपल लो, इसके अंदर पहले से 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन थे, होते करोड़ों हैं, हम बस इमेजिन कर रहे हैं इजी करने के लिए, 100 प्रोटॉन। तो क्या होता है जब हमने सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो क्या होता है, ये जो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के सिल्क क्लॉथ में चले गए, तो यहाँ पे सिर्फ 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 100 प्रोटॉन और 90 इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल इसमें 10 प्रोटॉन ज्यादा हो गए ना, कैंसिल आउट करेंगे तो नेट रिजल्ट कितना आएगा, 10 प्रोटॉन का। इसलिए ये बॉडी क्या कहलाती है, पॉजिटिवली चार्ज। और सिल्क क्लॉथ में 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जो सिल्क क्लॉथ हो गई वो हो गई नेगेटिवली चार्ज, और ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज। याद समझ गए आप कि चार्ज मतलब क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होना, ये होता है चार्ज होने का मतलब। और चार्ज कैसे ट्रांसफर हुआ, रब करने से, फ्रिक्शन की वजह से। ओके, क्लियर है बात। तो ग्लास रॉड का ये होता है, और एक होता है दूसरा इबोनाइट रॉड, क्या, इबोनाइट रॉड। ये सारे एग्जांपल्स स्कूल में आपको नहीं कराए जाते, बट हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आप बाद में जाके अगर 1-2 नंबर के आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या जनरल नॉलेज, स्कूल में भी आ सकता है ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो बच्चे ध्यान नहीं देते, तो आपको ध्यान देना है और आगे जाके भी काम आएंगे जब आप ये 11th-12th में आ जाएंगे, ठीक है ना। इबोनाइट रॉड, जब इबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से रब करते हैं, यहाँ पे क्लॉथ बदल गया, क्या, वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ। तो जब आप इबोनाइट रॉड, इबोनाइट आपका मटेरियल होता है, एक इंसुलेटर होता है ये प्लास्टिक की तरह, ठीक है ना। तो जब वुलन क्लॉथ को इबोनाइट रॉड पे रब करते हैं तो इबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्या, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली में बोले तो पहले 100 प्रोटॉन थे और 100 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बट यहाँ पे हुआ क्या, ये नेगेटिवली चार्ज क्यों हो गया, क्योंकि जब हमने वुलन क्लॉथ से रब करा तो वुलन क्लॉथ के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए। मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन आए तो इसमें 110 इलेक्ट्रॉन हो गए, तब 100 प्रोटॉन और 110 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। तो ये आपस में जब इनका इंटरेक्शन होगा तो ओवरऑल क्या रिजल्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन की जीत हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे इसलिए पूरी बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। और वुलन क्लॉथ में से इलेक्ट्रॉन निकले थे तो वुलन क्लॉथ क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है। चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप यही देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है ना प्रोटॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है, बस वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और इसमें भी आप देख रहे होगे कि भैया प्रोटॉन को नहीं शिफ्ट कर रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कम ज्यादा कर रहे हैं। क्यों,
अभी आपको बताया ना, देखो जो प्रोटॉन होता है वो किसके अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब बहुत ही अंदर होता है। इसे निकालना और डालना आसान नहीं, ये बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसीलिए सिर्फ हम ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो प्रोटॉन का अपना अट्रैक्शन फोर्स है सबसे कम है, तो इसे हम बहुत आसानी से थोड़ी सी भी एनर्जी देके यहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, डल जाता है, बट प्रोटॉन को ऐसे नहीं कर सकते। और जो सबसे लास्ट में ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, इसे आप फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हो। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? ये नहीं है कि ये सस्ता है, ये फ्री है। इसे फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इजीली यहाँ से छोड़ के कहीं और भी जा सकता है, मतलब इट इज फ्री टू मूव। ठीक है ना? ओके, अभी के लिए इतना समझे। चार्जेस क्या होता है डिटेल में समझ गए, इतना डिटेल में कोई समझता नहीं है, बट आप लोग समझोगे और आप लोग अच्छा भी करोगे। ओके, तो चलो अब इलेक्ट्रिक चार्जेस समझ गए बेसिकली कैसे किसी बॉडी को चार्ज कहते हैं, किसी बॉडी को अनचार्ज कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, वो चीज़ तो क्लियर हो गई। तो अब लिखते हैं थोड़ा सा। तो देखो पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके मेनली 2 टाइप्स के हैं। कितने? 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब आप बोलोगे भैया क्यों वो नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव? क्योंकि हम इसे मानते हैं बच्चों स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में प्रोटॉन को नेगेटिव मान लिया होता है, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव, तो वही चल रहा होता है। स्टार्टिंग की यही कहानी है, ठीक है ना? कन्वेंशन मतलब रिवाज। तो बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन के अंदर हम नेगेटिव चार्ज मारते हैं और प्रोटॉन के अंदर हम पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, आपको समझ गए कैसे? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। और किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं वो भी समझ गए, रब करके। जब तक बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है तब तक बॉडी न्यूट्रल है और अनचार्ज है, लेकिन जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा कम ज्यादा होती है, अगर प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स कम है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज। समझ गए ना? जो ज्यादा होगा उसी का डोमिनेंट असर होगा। ओके, तो ये हो गया। अब इनके बीच की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए प्यारे बच्चों, कि चार्जेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली चीज तो याद रखना, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट अट्रैक्ट। जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अट्रैक्शन। अपोजिट्स अट्रैक्ट। क्या आप लोग अट्रैक्ट होते हो? तो अपोजिट्स अट्रैक्ट। और वहीं पर अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो ये क्या हो गए? तो सिमिलर हो गए। अपोजिट अट्रैक्ट एंड सिमिलर, एक जैसे, रेपेल। रियल लाइफ में होता है क्या ऐसा? सिमिलर, रेपेल, मतलब अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। ये दूर भागेंगे एक दूसरे से। अगर 2 पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, इनके बीच में भी क्या होगा? आपका रिपल्शन होगा। क्लियर है बात? और वहीं पे नेगेटिव मतलब अपोजिट है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी कि इनके बीच में एक फोर्स होती है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एक प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरा याद रखना, क्या याद रखना? इनके बीच में एक फोर्स लगती है। क्लियर है? और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इनके चार्जेस के, जिसमें मतलब ज्यादा ज्यादा चार्ज होंगे वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। बिल्कुल मैग्नेट से समझ सकते हो। इसे आप लोग मैग्नेट की एनालॉजी से समझ जाओ। ठीक है ना? मैग्नेट की एनालॉजी मतलब कि अगर कहीं पे मैग्नेट्स हैं तो अपोजिट मैग्नेट्स अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप ये देखो, आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं, देखो जैसे मैग्नेट है, ठीक है ना? बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बनाए, तो देखो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि अपोजिट है, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल। लेकिन जैसे ही इनको मैं सेम कर देता हूँ, मान लेते हैं दोनों साउथ साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं, नहीं चिपकेंगे। क्लियर है बात? ये नहीं चिपकेंगे जैसा आपने देखा। ठीक है? बट अगर ये अपोजिट है तो ये चिपक जाएंगे। तो सेम फॉर चार्जेस, अपोजिट्स रेपेल, सॉरी अपोजिट्स अट्रैक्ट एंड सिमिलर रेपेल। और देखो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा और उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। तो सेम चीज याद रखना, चार्जेस अगर ज्यादा होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन वो भी ज्यादा होगा। और एक और चीज याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो आपको बताया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है?
कि चार्ज ना क्रिएट हो सकते हैं ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। याद रखना, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। मतलब हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेज तो सकते हैं, बट ना चार्ज को खुद से बना सकते हैं और ना चार्ज को खुद से मिटा सकते हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल बढ़िया। चलो फिर, तो ये आपका चार्ज वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसकी एसआई यूनिट लिख लेते हैं हम। चार्ज क्या होती है एसआई यूनिट? पता तो होगा आपको चार्ज की एसआई यूनिट, तो लिख लो नहीं पता है तो। इसकी जो एसआई यूनिट है प्यारे बच्चों वो है कूलम या कूलम, क्या बोलते हो आप, इसका सिंबल है सी। क्या है? कूलम। और याद रखना ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले, 9th में भी पढ़ा है ना बेसिकली। देखो स्केलर क्वांटिटी मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, क्या? ओनली मैग्नीट्यूड, यानी चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ओके, तो ये आपको पता चल गया। अब एक कूलम चार्ज होता कितना है भाई? एक कूलम चार्ज होता कितना है ये जानना जरूरी है। तो चार्जेस तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हैं ना, और आपको बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, बट कितना नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम इसकी टर्म्स में लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन में प्यारे बच्चों आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है, और वहीं प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब अमाउंट सेम है, एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन में होता है, बट उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। और वो कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत ही कम चार्ज है ना, क्या समझ रहे हो? 10 की पावर -19 का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर इसे वर्ड्स सब शब्द नंबर्स में लिखना चाहें तो अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, देखो इतना कूलम चार्ज, मतलब समझो 0.0000 कितने सारे जीरो, मतलब कि एक कूलम चार्ज के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर तो इतना सा चार्ज है ना, तो एक कूलम चार्ज के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो याद रखना एक चीज लिख लो, कूलम इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज ए very big unit of charge, big unit of charge, remember it, बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज की। तो कितनी है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन में इतना कम चार्ज होता है। ठीक है ना, तो हम अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि आप कैसे एक अगर कहते एक इलेक्ट्रॉन में तो इतना सा चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और अगर आपसे कोई पूछते प्यारे बच्चों कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसे ऐसे फाइंड आउट करेंगे। देखो एक कूलम के अंदर मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन है, हमें नहीं पता कितने, n ले लिया, n इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना, तो n इंटू ई कर देते हैं। ई क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम में n इंटू हर एक चार्ज पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 कूलम अपॉन दिस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, अब ये 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर +19, ये 19 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। अब आप यहाँ पे डिवाइड कर लो प्यारे बच्चों, 1 और यहाँ पे 1.6, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो अंदर एक जीरो आ जाएगा। फिर 16 अभी भी नहीं कट रहा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना? सिंपल डिवाइड, 1 अपॉन 1.6 कर रहे हैं, तो आपने पहली यहाँ पे ये पॉइंट हटाया और यहाँ पे 0 लगाया, 10 अपॉन 16 आया। ठीक है ना, फिर यहाँ पे अगर आप 2 से काट दे तो 5 अपॉन 8 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 5 और 8 बाहर, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे कैरे, यहाँ पे 0 लगाया, 48 कितने जा 6 जा, 8 6 जा 48, फिर बचा 2 लगाया, फिर 0 लगाया, फिर यहाँ पे 2 जाएगा कितना, 8 2 जा 16, फिर बचा 4, फिर 0 लगाया, 40 में से 40 गया, 5 जा, क्या है हमारे पास 0.625। दिख भी रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है बहुत अच्छे से।
तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19। बट हमें साइंटिफिक नोटेशन में देना है तो पॉइंट को एक कदम आगे बढ़ा देते हैं। अगर हम पॉइंट को एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो पावर में एक पावर कम होगी, तो ये आपका बन जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी कि क्या है, ये हमारी n की वैल्यू है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होते हैं। तो समझ पा रहे हो, 10 की पावर 18 ट्रिलियन से भी ज्यादा, बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, मतलब एक कूलम चार्ज के अंदर ट्रिलियन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिट आ जाएंगे। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझ गए ना? बढ़िया। सो दिस इज इट। तो ध्यान रखो इन चीजों का, चीजों को समझो। तो एक कूलम चार्ज के अंदर 1 कूलम चार्ज कंटेन्स 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बड़ी यूनिट है ना, इसलिए तो लिखाया। और अगर आपसे कोई पूछते 2 कूलम चार्ज के अंदर कितना होगा, तो 1 कूलम चार्ज में इतना है, तो 2 कूलम में 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना प्यारे बच्चों। 2 कूलम में उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके डबल आ जाएंगे। तो ठीक है, इसके रिलेटेड हमने वर्कशीट आपको नीचे मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। आप नीचे जाओगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप का लिंक है, आप ऐप इंस्टॉल करो और उसके अंदर आपको क्या बोलते हैं हमारा ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको हम सारा का सारा जो इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल जो हम ऑफलाइन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं आपको भी मिल जाएगा और आप लोग बहुत अच्छा करोगे। ओके, क्योंकि देखो पढ़ाई करने के साथ प्रैक्टिस इज दैट मच इंपॉर्टेंट। समझे? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और न्यूमेरिकल्स तगड़े होने चाहिए। बढ़िया। तो चलो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की कहानी होती है संपन्न। अब आते हैं हम थोड़ा सा आपके कंडक्टर और इंसुलेटर पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की कहानी तो हो गई है पूरी। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्यारे बच्चों आपके लिए वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वो आपके पास है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो क्या प्यारे बच्चों आपको पता है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है पता होना चाहिए। देखो बचपन से आप पढ़ते आए हो कि कोई भी प्लास्टिक की जो चीज है, जैसे मार्कर्स है, ये क्या है? प्लास्टिक। तो अगर मैं यहां से तार जोड़ू और यहां से तार जोड़ू तो ये बल्ब मतलब बोलते कोई बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर है, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो वो सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। और वहीं पर अगर हम किसी लोहे की चीज को ले लें, क्या? लोहे की चीज, जैसे कि ये हमारे पास है ट्राइपॉड स्टैंड, ये लोहे का बना है। तो अगर मैं एक तार यहां से जोड़ू और एक तार यहां से जोड़ू और बैटरी के साथ यहाँ पे एक बल्ब लगा के रखूं तो बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से फ्लो हो जाएगी। तो वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर, नॉट बस कंडक्टर। ठीक है ना? इनके थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लोज, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लोज थ्रू देम। तो जिन चीजों के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करती है उन्हें कहते हैं कंडक्टर। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? आपके ऑल मेटल्स, सारे के सारे लोहे, जैसे आपका आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। घर में तारों के अंदर क्या होता है? आपका कॉपर हो गया। सोना चांदी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट लगा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है। सोने की तार कौन लगाएगा? चोरी हो जाएगी। सिल्वर, गोल्ड, और बता दो बच्चों जो भी याद आ रहा हो। ठीक है ना? ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, इसीलिए ये कंडक्टर है। वहीं पे इंसुलेटर क्या है? वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो थ्रू देम। इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो भी हम जानेंगे अभी। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो थ्रू देम। एग्जाम्पल में आपका ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, पेपर, कागज, प्लास्टिक, इबोनाइट जो अभी आपको लिखवा रहे थे, ये भी इंसुलेटर होता है। इबोनाइट रॉड जो लिखा था, ठीक है ना? इबोनाइट, ग्लास, डायमंड, हीरा भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, डायमंड।
ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं। इसीलिए तो जब भी हमें कोई बिजली से रिलेटेड हमें काम करना होता है प्यारे बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ काम करना है तो आप कैसे करोगे, अपने हाथों में ग्लव्स पहन के। और ग्लव्स किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के। किसके प्यारे बच्चों, प्लास्टिक। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक आपका एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है, जिसकी वजह से करंट हमें नहीं लगेगा। इसी वजह से जो आपके पेचकस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ये जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, इनके पीछे बहुत ही हैवी प्लास्टिक होता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे बिजली में टच भी कराता हूं तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें तो फ्लो करेगी लोहे वाले पार्ट में, क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर। बट वही बिजली इस पार्ट में फ्लो नहीं करेगी और मुझे झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कटिंग फटिंग हो और मैं गलती से या फिर मैंने ऐसे पकड़ा हो, समझ रहे हो, इतने भी स्मार्ट नहीं बनना कि आप ऐसे नट को खोल रहे हो, क्योंकि झटका लगेगा जोड़ का, क्योंकि आपने सीधे लोहे को पकड़ा हुआ है। ओके, सो दिस इज इट, जिसका आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये समझ गए कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। अब रीजन समझते हैं कि कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या स्पेशल होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्योंकि हम आपको सिर्फ लो लेवल का नहीं पढ़ाते, आपको डीप में चीजें पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आपको डीप में चीजें क्लियर है तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, ठीक है ना। एंड वी वांट कि आप बहुत आगे जाओ। हमारा टारगेट यही है क्यूरियोसिटी फ्लो इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग का, कि हमारे यहाँ के बच्चे जो भी आए बहुत ही कुछ बड़ा करके जाए। सो लेट्स स्टार्ट। कंडक्टर का रीजन क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीजन, डीप नॉलेज। देखो प्यारे बच्चों, कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा सा, कि आपके पास न्यूक्लियस होता है, फिर उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो इसके अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, छोड़ो, लेकिन इलेक्ट्रॉन से हमें मतलब है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपके जो ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। ओके, आपने ऑक्टेट रूल भी पढ़ा होगा कि पहले उसमें 2 होते हैं, फिर उसके बाद 8 हो सकते हैं। समझ पा रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लेते हैं ये तीसरा ऑर्बिट है, ये जैसे KLM, ठीक है ना, थर्ड ऑर्बिट। इसमें यहाँ पर हमारे पास, चलो सिंपलिस्टिक केस के लिए एक ही मान लेते हैं, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये न्यूक्लियस से काफी दूर है, क्योंकि ये दो लेयर्स के बाद है, KLM शेल। तो इसमें क्या होगा, ये बहुत ही लाइटली बाउंडेड है, मतलब ये लूजली बाउंडेड है। लूजली बाउंडेड मतलब पकड़े हुए, कौन, न्यूक्लियस। लूजली बाउंडेड टू दी न्यूक्लियाई, यहाँ पे आप कह सकते हो न्यूक्लियस के लिए हम कह रहे हैं, उसी का दूसरा फॉर्म है, ठीक है ना। लूजली बाउंडेड टू दी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस आपका, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पे, ठीक है ना। तो लूजली बाउंडेड मतलब ये जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है, इन्हें अभी बताया ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो न्यूक्लियस है, इन्होंने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो टाइटली पकड़ के रखा है, बट जो ये आउटर मोस्ट शेल में है, जो सबसे दूर है, इसके ऊपर भी फोर्स है, खींच रखा है अपनी तरफ, बट बहुत ही कम फोर्स से खींच रखा है। तो इसको यहाँ से निकल के जाने में बड़ी आसानी है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसे हमने क्या कहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो सिर्फ कंडक्टर के अंदर होते हैं। तो लिख लेंगे रीजन क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो कर रहा है, बिकॉज कंडक्टर्स ग्रीन कलर दिख भी रहा है आप लोगों को, बिकॉज कंडक्टर्स, एक सेकेंड यहाँ पे हम इसका यूज कर लेते हैं, बिकॉज कंडक्टर्स हैव लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं ब्रैकेट के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, which can flow inside the conductor। मतलब कंडक्टर क्या है प्यारे, जैसे लोहे का बताया आपको, एक लोहे की रॉड है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या है, मतलब जब हम इसमें से तार जोड़ेंगे, एक बैटरी लगाएंगे, तो इनके अंदर से करंट फ्लो होगा, और ये चार्जेस कल अपने पेरेंट एटम को छोड़ के थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं, और इन्हीं की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। किनकी मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, जो अभी हमें पढ़ना है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड करंट, सिंपल सी बात है। तो कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
क्या है कंडक्टर के अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इजीली मूव कर सकते हैं अपने कंडक्टर के अंदर, बाहर नहीं निकल सकते बट अंदर ही अंदर मूव कर सकते हैं इजीली। सो दैट्स व्हाई कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये बहुत ही स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस से। दैट्स व्हाई इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, बट जो आपका कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। आई होप की कहानी क्लियर हो गई होगी। तो चलो अब इसके आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं क्या है, फिर उसके बाद हम आपका नया टॉपिक देखेंगे, दिस इज इट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है प्यारे बच्चों, सब समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लेना और एक्टिव रहो, सिर्फ सुनो मत। जो भी आप कर रहे हो इसे कॉपी में नोट डाउन करते रहो, कॉपी लेके बैठो, ठीक है ना, नोट डाउन करते रहो अच्छे से, क्योंकि मन लगा के पढ़ाई करोगे तभी इस वीडियो का फायदा है। अगर आप इसे सीरियसली लेते हो, ट्राई करो कि एक ही बार में इसे पूरा देखो, ये नहीं कि छोटा छोटा देख रहे हैं, ठीक है ना, उससे कंसंट्रेशन लेवल बहुत रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो अब हम इसमें चल रहे थे, आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बता रहे थे हम थोड़ा सा, कि टाइप्स ऑफ बिजली, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आपके पास दो प्रकार की है, जैसे चार्जेस थे दो प्रकार के। जो फर्स्ट टाइप है वो है आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, यू नो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे चार्जेस कहाँ हो, रेस्ट में हो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है उसके अंदर जो चार्जेस है वो रेस्ट पे है, चार्जेस एट रेस्ट। जैसे कि जो आपको एग्जांपल दे रहे थे ना, हम क्या बोलते हैं, हमने स्केल को रब कर दिया, इबोनाइट रॉड को रब कर दिया, ग्लास रॉड को रब कर दिया, तो ये सारे अंदर जो आप कह सकते हो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो चीज़ ऐसे हम रब करके प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर जो चार्जेस हैं, जैसे कि देखो यही रॉड था, अगर मैंने इसे क्या बोलते हैं रब करा, ठीक है ना, रब करा और ये नेगेटिवली चार्ज हो गई तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी जगह पे फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकते। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इवन जो आपका बिजली गिरती है ना, पावर बोलते हैं, जो हम आसमान में देखते हैं, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही का ही फिनोमिना है, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना में ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी चार्जेस बादलों में, जब बादल आपस में घिसते हैं ना अपोजिट चार्जेस वाले, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिजली कड़कती है और गिरती है, ठीक है ना, तो वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। जो सेकंड चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो चार्ज होते हैं वो मूव करते हैं, चार्जेस मूव इनसाइड द कंडक्टर। मेन डिफरेंस है ये स्टैटिक में। स्टैटिक में क्या है, चार्जेस रेस्ट में है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, चार्जेस मूविंग है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है इस चैप्टर में। मूविंग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है हमें वो पढ़ना है। क्लियर हो गया बात? डिफरेंस क्लियर हो गया स्टैटिक और करंट में। स्टैटिक में चार्जेस रेस्ट में है, करंट में चार्जेस मूविंग है, और हमें मूविंग चार्जेस वाली ही इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। ओके, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th में आके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को, तब भी मजा आएगा। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने आपको बताया, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बच्चों के दिमाग में रहता है गायब, बट आपके दिमाग में हर चीज़ होगी क्लियर, क्योंकि आप बहुत ही बढ़िया जगह पढ़ रहे हो। हम अपने आप को तो क्रेडिट नहीं देंगे, भगवान जी का आशीर्वाद है कि हम आपको पढ़ा पा रहे हैं बढ़िया से। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ईगो नहीं होना चाहिए आपके अंदर कभी भी, सब भगवान का दिया है, मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है, दिमाग शार्प है आपका, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आपका यहाँ पर, ये क्या चीज़ है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। अभी हमने आपको बताया कि दो सिमिलर चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपेल करते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे रखा, मतलब बहुत दूर, क्या, बहुत दूर रखा है, इसलिए हमने उसे इन्फिनिटी कह दिया। अगर इस चार्ज को मुझे यहाँ से उठा के इस पी पॉइंट तक लेके आना है, मतलब जैसे कि ये बलून ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये है मेरा चार्ज, इसके अंदर है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, जहाँ पे भी एक बलून मान लो फिक्स रखा हुआ है, ठीक है ना,
अ बलून इज फिक्स्ड हियर, और मैं यहाँ पे अपने इस दूसरे चार्ज को यहाँ से ऐसे ला रहा हूँ, और ये दोनों सेम सिंबल है, मतलब सेम कैटेगरी है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, जल्दी बताओ क्या होगा, रिपल्शन होगा, सिमिलर चार्जेस है ना। तो फिर अगर मैं फुला लूँ, एक फुला लेता हूँ, रुको आप लोग अच्छे से देखो, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हो गया बच्चों तैयार आपका गुब्बारा, ताकि हम आपको कंसेप्ट करा सके एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, जिसे बहुत दूर रखा हुआ है, दिख भी रहा है ना आप लोगों को, यस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ है, और मैं इस चार्ज को धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, इधर की तरफ ला रहा हूँ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को धीरे धीरे इसके पास लेके आ रहे हैं। तो जैसे जैसे इसके पास लाएंगे क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, क्योंकि जब मैग्नेट्स होते हैं, जब तक वो दूर होते हैं तब तक उतना रिपेल नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे पास लाते हैं उनके बीच का रिपल्शन बढ़ता जाता है। तो वो मैग्नेट अपने आप तो आ नहीं सकते, मुझे धक्का देना पड़ेगा ना। तो मैं जैसे जैसे पास लाऊंगा, एक मोमेंट आएगा कि अब ये बहुत ज़्यादा रिपेल कर रहे होंगे, मुझे इनकी जो रिपल्शन की फोर्स है उससे ज़्यादा ताकत मेरे को लगानी पड़ेगी, तब जाके मैं इसे पास लेके आ पाऊंगा, मैं इस पी पॉइंट तक लेके आऊंगा। यानी कि मुझे वर्क करना पड़ेगा। याद है ना आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि कितना फोर्स लगाए और कितना दूरी तक आगे चले। तो अगर मैं बहुत दूर से पी पॉइंट तक लेके आ रहा हूं, इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स और उसके उल्टा मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है थोड़ा सा ज्यादा, ताकि मैं मूव कर सकूं, क्योंकि जितना फोर्स ये धक्का दे रहा है मुझे उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, तभी इधर मूव करेगा। तो जितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा यहां से यहां तक लाने के लिए, तो मैंने कुछ वर्क किया होगा इस पे, क्योंकि मैंने फोर्स भी लगाई अपने हाथों से और मैंने डिस्प्लेसमेंट भी करी यहां से लेकर यहां तक। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। क्या, वर्क डन। तो चलो इस पे लिख देते हैं प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू क्या कर रहे थे, एक दूसरे के बीच में रिपल्शन कर रहे थे, इनके बीच में अपोजिट फोर्स थी, बट मैंने धक्का देके यहाँ तक लेके आ गया। तो जितना मैंने वर्क करा इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, और ये यूनिट चार्ज कहलाता है। क्या, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम की बात हो रही है। क्या, 1 कूलम यूनिट चार्ज मतलब 1 यूनिट चार्ज। तो मैं 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाया, तो जितना वर्क मैंने करा होगा इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक को लाने के लिए, वही कहलाता है इस P पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल। क्या समझे, पोटेंशियल क्या है, वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब इस P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P वो क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है, P है ना यहाँ पे, गिवन पॉइंट P is called potential, is called potential at that point। समझे क्या लिखा, potential at a point P is equal to the work done in bringing a unit positive charge from infinity to the given point is called potential at that point। जितना वर्क मुझे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए लगा, उतना ही वर्क डन को हम कहते हैं अपना पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब देखो, अगर ये पॉइंट P इधर दूर होता तो मुझे यहाँ तक लाने के लिए कम वर्क डन करना पड़ता, तो कम पोटेंशियल होता। जैसे जैसे पॉइंट जितना पास होता है इस चार्ज के, उतना ज्यादा पास लाने के लिए उतना ज्यादा वर्क करना पड़ता और उतना ज्यादा पोटेंशियल होता। बात क्लियर है? तो राइट द डेफिनेशन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट इट डाउन, वर्क बार बार पॉज करके लिख लो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बढ़िया, समझ गए होगे। चलो कहानी खत्म आपकी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
ठीक है, क्लियर है बात। तो अगर मैं वन बोलते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं इसे, देखो आप देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ गए, डेफिनेशन में लिख लो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो अगर कहीं पे, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, देखो पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, क्या वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होगा, देखो अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी 1 कूलम चार्ज को क्या बोलते हैं इन्फिनिटी से लेके आऊं, इन्फिनिटी से, ठीक है ना, किसी पॉइंट पी तक, और मुझे कितना वर्क डन करना पड़े, 1 जूल। मतलब अगर मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक लेके आया और मैंने 1 जूल वर्क डन करा उस पर, तो पोटेंशियल कहलाता है 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये जूल क्या है, वर्क डन, और 1 कूलम क्या है, 1 कूलम चार्ज मूव करा, चार्ज मूव। तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड, सिंपल है। तो वर्क डन करा मैंने 1 जूल, और चार्ज कितना मूव करा, 1 कूलम, तो 1 अपॉन 1 1 यानी 1 वोल्ट, ऐसा हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो आप कहोगे व्हेन 1 कूलम चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट एंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज इज 1 जूल, देन इट इज सेड that the potential at that point is 1 volt। मतलब कि प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, ओके प्यारे बच्चों, जो आपको हमने अभी बताया, क्या बताया आपको, कि अगर इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक हम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं और हमें 1 जूल वर्क करना पड़ता है। मतलब देखो यह पॉइंट पी, यह है इन्फिनिटी, अगर मैं 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आया और इसे लाने में मुझे 1 जूल मेहनत करनी पड़ी, वर्क करना पड़ा, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा इस पॉइंट पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल है। अगर मुझे 1 कूलम लाने के लिए 2 जूल लाना पड़ा होता तो मैं यहाँ वर्क डन की जगह 2 लिखता, तो 2 अपॉन 1 2 हो जाते, 2 वोल्ट हो जाता। यानी अगर इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए मुझे 2 जूल का वर्क करना पड़ा किसी पॉइंट पी तक, तो उस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है वो है 2 वोल्ट का। आई होप कि एकदम क्रिस्टल क्लियर। मेहनत लग रही है भाई, मेहनत। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1 यूनिट, समझ पा रहे ना, 1 क्वांटिटी 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, और मेहनत भी करनी पड़े 1 जूल, तब कहलाता है पोटेंशियल 1 वोल्ट। बढ़िया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो मेरा पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही रहती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही है। ओके प्यारे बच्चों, और ये भी स्केलर क्वांटिटी ही है। क्या, स्केलर, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ओके, PO है ये आपका, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। मान लो एक ये पॉइंट P है और ये मान लेते एक पॉइंट Q है। अब मैं किसी चार्ज को P से Q लेके आता हूँ, ठीक है ना, तो जितना वर्क मुझे P से Q लाने में वर्क, अब इन्फिनिटी खत्म हो गया बस। अगर मुझे P से Q तक लाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है ना, जितने चार्ज को उठा के लाने के लिए, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मान ले, अगर आपसे कोई पूछ दे भाई 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, शॉर्ट फॉर्म है पोटेंशियल डिफरेंस की PD। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, तो मान लेते हैं Q पे है आपका 6 वोल्ट, क्या है 6 वोल्ट, और आपका P पे है 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। P पे 5 वोल्ट पोटेंशियल है और Q पे 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल है। और आपसे पूछे P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब P और Q के बीच में, ठीक है ना। तो आप P से Q आए, ठीक है ना, ठीक है, तो पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P। Q पे कितना है 6 वोल्ट, P पे कितना है 5 वोल्ट, कितना बचा 1 वोल्ट। मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना पोटेंशियल का, उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो लिख लो, द पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the difference in electric potential at 2 points is called
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हम सब कुछ इसी में ही पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे जरा नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी इंक डाल लूँ। अब इसी का एक फॉर्मूला लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन, जो अभी पहले लिखवा चुका हूँ वही चीज़ है, वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन amount of charge moved, amount of charge moved। फॉर्मूला वही आ गया आपके पास, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज का सिंबल क्यू है, ठीक है ना, डरे तो नहीं बच्चा पार्टी। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्यू, सॉरी चार्ज का सिंबल क्यू है। ओके, तो डेफिनेशन लिख ली। अब इसके आगे करते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स थोड़े से। देखो मजा आएगा पढ़ने में बहुत अच्छे से, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया, वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से क्या समझे भाई साहब। 1 वोल्ट से हम ये समझते हैं कि अगर मुझे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 1 जूल वर्क डन करना पड़े, तो मैं कहूँगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट का, दो P और Q पॉइंट्स के बीच में। जो भी आपको एग्जांपल दिया था, एक 6 वोल्ट और एक 5 वोल्ट। ओके चल, तो समझते हैं। देखो मान लो एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। मुझे यहाँ से यहाँ लाने में 1 कूलम चार्ज को मैं Q से लेके P तक आया, और मुझे जो वर्क करना पड़ा वो करना पड़ा 1 जूल। तो मैं जो पोटेंशियल है ऐसे डिफाइन करूँगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, मैं कितना वर्क डन करा मैंने, 1 जूल अपॉन 1, और चार्ज कितना मूव करा, 1 कूलम, तो मेरा आ जाएगा 1 वोल्ट। ये पहले लिख लो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। फिर इसके डेफिनेशन में लिख लो, ठीक है, इसकी डेफिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस is said to be 1 volt when 1 joule of work, 1 joule of work is done in moving a unit positive charge between the given 2 points। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स। मतलब P से Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा जब मैं 1 कूलम चार्ज एक जगह से दूसरी लेके जगह जाऊंगा, और मुझे जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो वर्क करना पड़ेगा वो 1 जूल होगा, और चार्ज जो होगा वो 1 कूलम होगा। अब हम सब यूनिट में बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, एक एक लेके, क्योंकि डिफाइन करना है हमें चीज़ों को। तो राइट इट डाउन, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, और इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। समझ गए ना, चलो बहुत बढ़िया, इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, किससे नापा जाता है। ओके प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसे किससे मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड, किससे नापा जाता है, मतलब मैं कैसे देखूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस सर्किट में। इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक मशीन, औजार। इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, नाम नहीं बोलने का, वोल्टमीटर। क्या, वोल्टमीटर।
इट इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। अब ये जो वोल्टमीटर है इसको देखते हैं क्या भला है। जैसे कि देखो प्यारे बच्चों, आपने एक बल्ब लगाया, आपने एक बैटरी लगाई, आपने एक स्विच लगाया। अब यहाँ पे करंट कुछ फ्लो कर रहा होगा, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये बैटरी क्या देती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। डिटेल में बात करेंगे अभी। तो देखो ये बैटरी है, ये स्विच है, ऑन कर दो। अब मुझे नापना है कि इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इस बल्ब के अक्रॉस मतलब यहाँ वाली तार और यहाँ वाली तार के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो मैं यहाँ पे एक मशीन लगा दूंगा, उस मशीन का एक तार यहाँ जोड़ूंगा, एक तार यहाँ जोड़ूंगा और यहाँ पे वो मैं मशीन लगा दूंगा जिसे हम बोलेंगे वोल्टमीटर। तो ये वोल्टमीटर का सिंबल है, क्या सिंबल, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो कहते वोल्टमीटर का पॉजिटिव वाली पॉजिटिव से, नेगेटिव साइड वाला नेगेटिव साइड से, ठीक है ना। तो देखो जब हमने, देखो एक चीज आप नोटिस करो, जो वोल्टमीटर इसे मैंने इसे साथ में नहीं लगा दिया, मैंने इसे अलग से लगाया, मतलब इसकी तारें यहाँ जोड़ी बल्ब के साथ अलग से। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं है कि वोल्टमीटर यहीं पे जोड़ दिया तार के साथ में, ऐसे वोल्टमीटर को नहीं जोड़ा जाता है। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो वोल्टमीटर सीरीज में कनेक्ट नहीं होता है, वोल्टमीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में। और जब इस तरीके से चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल। क्या पैरेलल, देखो यहाँ से करंट जाएगा तो उस पर दो रास्ते हैं ना, इधर से भी जाने का, इधर से भी जाने का, ओके। तो इसे कहते हैं पैरेलल। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस सर्किट डायग्राम में जरूर बना लेना, इस तरीके से वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर का जो सुई होगा वो मुझे सुई बता देगा कि यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बल्ब के बीच में, ठीक है ना। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल और इसकी रेजिस्टेंस होती है हाई, इट हैज हाई। देखो अभी रेजिस्टेंस तो आपने पढ़ा नहीं है, बट अभी के लिए आप समझो। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि करंट की फ्लो को रोकना, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस वो करंट को उतना ज्यादा रोकेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना। तो जो वोल्टमीटर होता है वो करंट को बहुत ज्यादा अपोज करता है, वरना तो सारा करंट बल्ब को छोड़ के इसी में से चला जाए तो बल्ब क्यों जलेगा, ठीक है ना। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, यानी करंट को फ्लो को रोकता है बहुत ज्यादा। तो ये वोल्टमीटर के बारे में याद रखना। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड इसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो हाई होती है। ओके, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं और उससे आइडिया लग जाएगा आपको कि इसमें क्या करना है आपको। फिर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो देखो एक रफ एग्जांपल लेते हैं आपसे, इजी सा। देखो मतलब आपने कहीं पे 5 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए, 5 कूलम चार्ज को, कितना, 5 कूलम, और ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है 110 वोल्ट और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है 150 वोल्ट। और आप 5 कूलम चार्ज को ए से बी में लेके गए हैं, कहाँ, ए से बी में, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी लेके जाओ, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना वर्क करा है भाई, कितना काम करा है ए से बी में ले जाने में। आपको फाइंड करना है वर्क डन ए से बी ले जाने में कितना वर्क करा होगा। अगर 110 वोल्ट ए पे है और 150 वोल्ट बी का पोटेंशियल है और 5 कूलम चार्ज है, तो चार्ज मूव करा है वो है 5 कूलम, ठीक है ना। हमें निकालना है वर्क डन। तो अभी आपको याद होगा हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखाया था, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड, अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड, अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड। तो ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड है इसे कैसे निकाले, तो हमें दी वो गिवन है, वर्क डन निकालना है। तो देखो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 110 वोल्ट है और यहाँ पे 150 वोल्ट है और हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का, 150 माइनस 110, 150 माइनस 110 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस है 40 वोल्ट। वर्क डन हमें निकालना है, W से डिनोट कर रहे हैं हम, ओके, W से हम डिनोट कर रहे हैं वर्क डन को। और अमाउंट ऑफ चार्ज कितना मूव किया है हमने, 5 कूलम। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे कि आपका जो वर्क डन है वो 5 कूलम इंटू 40, 5 कूलम इंटू 50 वोल्ट। वर्क डन कितना आ जाएगा,
5 इंटू 50 सॉरी 40 था ना, सॉरी यहाँ पे 40 आएगा, 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 5 4 जा 20, 200। अब वोल्ट कूलम में क्या हो गया, जूल, वर्क डन की यूनिट जूल होती है ना। तो आपको 200 जूल वर्क करना पड़ेगा ए से बी में 5 कूलम चार्ज को लेके जाने के लिए। क्लियर है बात, बढ़िया। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मजे में समझ आ रहा है। इसी तरह पूरा का पूरा चैप्टर समझ आएगा और आप लोग बहुत अच्छा भी करोगे। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिटेल में समझा। वोल्ट मीटर क्या होता है, उसे पैरेलल में जोड़ते हैं, उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। और याद रखना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है ये किससे मिलता है आपको। जैसे देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपके पास ये है आपके पास एक बैटरी, ये होती है 9 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पे माइनस टर्मिनल है और यहाँ पे प्लस टर्मिनल है, आपको दिख रहा होगा प्लस और यहाँ पे माइनस। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 9 वोल्ट का। कितने, 9 वोल्ट का, मतलब ये पी पॉइंट कह लो, ये क्यू पॉइंट, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट। उसी तरह जो आप रिमोट में यूज़ करते हो, जो बैटरी आप रिमोट में यूज़ करते हो इस तरीके की, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। तो जो बैटरी होती है, और मतलब ये तो सेल है क्योंकि इनके अंदर एक एक है, जब बहुत सारी बैटरीज को आपस में, मतलब बहुत सारी सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं तो उसे, सॉरी, जब बहुत सारी सेल्स को हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं। तो ये तो सिंगल सेल है। तो प्यारे बच्चों, तो ये देखो, ये जो सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट और इस वाली सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे कौन सी डिवाइस है जो हमें कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, तो याद रखना आपका आंसर होना चाहिए सेल और बैटरी। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है प्यारे बच्चों जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, जो हम आगे देखेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइट्स हैं और मैं इसे, जब मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो ये देख रहे हो कि आप यहाँ पे ये लाइट्स ग्लो होंगी, ठीक है ना, ये लाइट्स ग्लो हो गई। तो ये क्यों हुई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि जब मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट करा तो ये जो दोनों वायर्स हैं इनके बीच में 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे। तो अगर कहीं पे करंट फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना अच्छे से समझो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बड़ा जरूरी है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट नहीं फ्लो करेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो और गहराई में जाएंगे। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट। जो आज पढ़ा उसे अच्छे से दिमाग में सेट करो, मन लगा के पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट और ओम्स लॉ पढ़ाएंगे। ओके, जो भी डाउट्स हो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपको उसका रिजोल्यूशन दे देंगे, सॉल्यूशन भेज देंगे जो भी आपके डाउट होंगे। और अब हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आके हमसे मिल सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एवरी संडे को फ्री डाउट सेशन है, तो आप लोग संडे को 5 बजे से आ सकते हैं कोई भी। ओके, और आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि क्लासेस में आप डायरेक्टली फील कर सकते हो कि कितना हम चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली करते हैं और आप कैसे चीज़ों को एंजॉय करते हो। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।